अशोक जी ने पिछली एक दहाई में मोहब्बतों की जो फसल जवां दिलों में इल्म की शमा रोशन कर आबाद की, उसकी झलक साफ तौर पर इस किताब में, इस पुस्तक में महसूस की जा सकती है। वो कहते हैं कि, यानी अशोक जी कहते हैं कि कश्मीरियों को प्यार दो और अपनेपन का गुण दो। तो चलिए इसी प्यार और अपनेपन की चाशनी के साथ उनकी किताब के लोकार्पण के लिए, इजरा के लिए मैं अपने तमाम ही मेहमानान और स्पीकर से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस खास मौके पर श्री अशोक कुमार गडिया जी की बेहद ख़ास किताब के इजरा में शामिल हों। किताब का नाम एक मरतबा फिर आप तक मैं पहुंचा देता हूं। बहुत अच्छी किताब है। उन्वान है मेरे अनुभव और इतिहास के झरोके से कश्मीर। ज़ोरदार तालियां एक बार हो जाएं। ये बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी कोशिश है अपने आप में, और इस कोशिश में और इस उनके अचीवमेंट में हम सभी शामिल हैं। सम्मानित मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और मेरे सामने तशरीफ लाए हुए सभी बुद्धिजन, अभी आपने इस किताब का विमोचन किया है। मेरा कश्मीर का सफ़र 2013 से शुरू हुआ और 2013 से लेकर 22 तक मैं लगभग 200 बार कश्मीर गया। और कश्मीर में मैं सिर्फ श्रीनगर नहीं गया, वहाँ के हर गांव, हर तहसील और हर छोटे से छोटे गांव में गया। और एक जुनून ही पैदा हो गया कि यहाँ के गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब घरों के बच्चे और बच्चियों को पढ़ाना है, इनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है। इसलिए अब तक कश्मीर से 3000 बच्चे अपने मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ में पढ़कर जा चुके हैं और अभी भी 500-600 बच्चे पढ़ रहे हैं। और एक भी बच्चे ने अभी तक कोई फीस नहीं दी है। बिना फीस वो बच्चों ने इंजीनियरिंग किया, मैनेजमेंट किया, कंप्यूटर साइंस किया, लॉ किया, पैरामेडिकल किया, एग्रीकल्चर किया, फॉरेस्ट्री किया और मास कम्युनिकेशन किया। सभी तरह के कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज उन्होंने किए। और गांव-गांव से बच्चा आया, गरीब घरों से ताल्लुक़ रखता था, उसमें 300 बच्चियाँ भी थी। मेवाड़ विश्वविद्यालय में चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आया हूँ। चित्तौड़गढ़ में एक छोटा सा विश्वविद्यालय है, लगभग 8000 बच्चा उसमें पढ़ता है और ये पहला विश्वविद्यालय है भारत का जिसमें 75% बच्चे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के हैं। ये सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी है और सबसे कम फीस में इन बच्चों को पढ़ाती है। और इसमें भी एक और बात है कि 90% बच्चा उसमें गांव से ताल्लुक़ रखता है। और इसके साथ साथ ही एक बात और कहूँगा कि विदेशों से भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। और जब विदेश की बात आती है तो मुझे एक बात ध्यान आती है जो आप सब लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ नाइजीरिया से लगभग 500 बच्चे पढ़ते हैं और अफ्रीकन कंट्री से और से हैं। मैं वहाँ पर भी गया और मैंने एक बहुत अच्छी बात वहाँ देखी जो मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, हम हिंदुओं में होते हैं तो मंदिर वंदिर बनवाते हैं, बड़े जलसे करते हैं, कोई कथाएँ करवाते हैं। आपके यहाँ पे भी ऐसा ही सब कुछ करते हैं और उसको अपना प्रेस्टीज इशू बनाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगवाते हैं अपने नाम से। वहाँ मैंने मुस्लिम समाज में लोगों को देखा और वहाँ जितने बड़े लोग हैं, जितने ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं, थोड़ा गौर करने की बात है। वो कहते हैं कि मैंने इतने बच्चे स्पॉन्सर किए हैं। कोई 200 बच्चा स्पॉन्सर करता है, कोई 300 बच्चा स्पॉन्सर करता है, कोई 400 बच्चा स्पॉन्सर करके विदेश में पढ़ने भेजते हैं और ये उनका प्रेस्टीज इशू होता है। खुदा करे, भगवान करे, हमारे यहाँ के भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनको भगवान ने कुछ दिया है, जो इस काबिल है कि कुछ खर्च कर सकते हैं, अगर उनमें ये प्रेस्टीज इशू पैदा हो जाए कि हम भी इतने बच्चों को स्पॉन्सर करके आज के ज़माने की लेटेस्ट एजुकेशन उनको देंगे तो कितनी बड़ी बात होगी। ये जो 3000 कश्मीर के बच्चे आए, उसमें मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने
50% फीस अपने पास से दी और 50% फीस गवर्नमेंट से लड़ झगड़ कर ली, आराम से नहीं मिली। मैं अपने और इस किताब में उसका वर्णन है कि कितना संघर्ष मुझे उसके लिए करना पड़ा। अभी बहुत सारे लोग सरकार के भी हैं यहाँ पर थे और आए और कह गए कि इतनी सारी स्कीम्स है, लेकिन जब स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो सरकार प्राइवेट और सरकारी में बहुत फ़र्क करती है। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जब गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात करता है तो उस पर हमेशा प्रश्न के सवाल खड़े, तुम तो प्राइवेट है, तुम क्यों पढ़ा रहे हो इनको, गरीबों को। ऐसा लगता है जैसे गरीबों को पढ़ाने का ठेका सिर्फ सरकार नहीं ले रखा है। अरे जो प्राइवेट का आदमी है वो भी तो पढ़ा सकता है, उसके मन में भी देशभक्ति जाग सकती है, उसके मन में भी समाज सेवा का भाव जाग सकता है। इसको मैंने जीता जागता पूरा किया, आपके सामने विनम्रतापूर्वक पूरी बात करता हूँ। और कश्मीर तक ही नहीं रुका, बिहार से लगभग 800 मुस्लिम बच्चे अभी तक पढ़ा चुका हूँ, और वह भी उसमें भी किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से 250 बच्चे पढ़ने आए। जब वो पढ़ने आए रेलवे स्टेशन पर, जब वो स्टेशन पर यूनिवर्सिटी में आने के लिए खड़े हुए थे तो मुझे वहाँ से एक टीचर का फ़ोन आया कि सर ये बच्चे खड़े हैं, इसमें से 60-70 बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है, इनके पास किसी के पास बैग नहीं है, अटैची नहीं है, सिर्फ पोटलियाँ बंधी हुई है जिसमें इनके पास अपने कपड़े हैं। तो मैंने कहा यार यूनिवर्सिटी में घुसेंगे अच्छा नहीं लगेगा, तू ऐसा कर, मैं 10,000 रुपये भेज रहा हूँ तुझे, तू कम से कम पास ही किसी दुकान से इनको चप्पल दिलवा दे, चप्पल पहन के तो कम से कम यूनिवर्सिटी में घुसे। इस तरीके से छत्तीसगढ़ के बच्चे, बिहार के बच्चे, आसाम के बच्चे, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा के बच्चे, सब बच्चों को अभी तक हम पढ़ा रहे हैं। आप सब लोगों के आशीर्वाद से ऊपर वाला सब कुछ देता है और कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सवाल है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम सब लोगों ने मिलकर बनाई है। ये गलतफहमी निकाले कि सरकार ने बनाई, इस देश के सारे तमाम एजुकेशनिस्ट ने मिलके, इस देश के तमाम समाज सेवकों ने मिलके और सब ने मिलके इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाई है। और इसमें यह सपना देखा है कि आज के 20 साल बाद, आज के 50 साल बाद हिंदुस्तान को, नौजवान को किस तरीके के ज्ञान की आवश्यकता होगी, किस तरीके के नॉलेज की आवश्यकता होगी। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको हम ठीक से इम्प्लीमेंट करें। मैं सरकार से सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस एजुकेशन पॉलिसी को तो आपने बना दी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी आप उतना ही सहयोग करिए। आप एजुकेशन के लिए बजट बढ़ाइए और प्राइवेट और सरकार के फ़र्क को ख़त्म करिए। अगर समाज का कोई व्यक्ति खड़ा होकर एजुकेशन पे काम करता है तो आप उसका भी प्रोत्साहन करिए। ये इस पर है, अगर ये पॉलिसी ठीक से लागू होती है तो ये बहुत बड़ा काम होगा हम सब लोगों के लिए, हमारे यूथ का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक चीज़ मेरे जहन में, मैं पिछले सन 2001 से एजुकेशन में हूँ, तो मेरे जहन में आता है कि जितनी हम बच्चों पर ध्यान देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमें बच्चों को पढ़ाने वालों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है हर स्टेज पे। जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्कूल के टीचर्स तो फिर भी बीएड वगैरह करके आते हैं, लेकिन जो कॉलेजेस में टीचर्स हैं वो सिर्फ एक नेट का एग्ज़ाम पास करते हैं या पीएचडी पास करते हैं और उसके बाद वो सीधे पढ़ाने आ जाते हैं। पढ़ जाना, डिग्री प्राप्त करना एक बात है, लेकिन पढ़ा देना और नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन करना, देश की मुख्य धारा में लाना और देश पढ़ाने के साथ साथ देशभक्ति और समाज के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना, ये टीचर का काम होता है, प्रोफेसर का काम होता है। ये काम तब तक नहीं होगा जब तक कि उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, उसका प्रॉपर माइंडसेट नहीं होगा, उसकी भी बड़ी आवश्यकता है। इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम बात, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी गया और तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम कॉलेजेस में और अपनी यूनिवर्सिटी में जब भी जाता हूँ तो अपनी टीचर्स को 2 बात कहता हूँ। पहली बात ये कहता हूँ कि किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे तुम उसके भुक्तभोगी हो, कभी घृणा मत सिखाना। डोंट टीच हेट्रेड। घृणा मत सिखाना, चाहे तुम उस परिस्थिति में कितनी भुक्तभोगी हो, लेकिन कभी आगे आने वाली जनरेशन को घृणा मत सिखाना। और दूसरी बात जो मैं कहता हूँ वो भारत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो अगर सबसे ज़्यादा हम सब लोगों को सीखनी चाहिए और स्कूलों और कॉलेजेस में तो ज़रूर सिखानी चाहिए कि कोएग्जिस्टेंस।
हम सबको साथ रहना है और साथ रहना ही हमारा कटु सत्य है। को एग्जिस्टेंस हम सबको आनी चाहिए। हम सब अपने अपने एरिया में सोचकर अपनी प्रगति कर इस देश की प्रगति नहीं कर सकते जब तक कि हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। ये एक विचित्र देश है, वर्ल्ड का एक अजूबा है जहाँ दुनिया भर की कल्चर है, दुनिया भर के रीति रिवाज है, दुनिया भर की कौमें हैं, दुनिया भर के शक्ल सूरतें हैं, दुनिया भर के रंग है, दुनिया भर के खान पान है। उन सबको मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए को एग्जिस्टेंस, रेस्पेक्ट फॉर ऑल, हर चीज़ का हमें रेस्पेक्ट करना है, सबके साथ मिलकर चलना है। ये हमारे हर टीचर को सीखना होगा और सिखाना होगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।